आ जाओ यार। सो बच्चों ध्यान देना, अगेन एक और बहुत ही प्यारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, राइट। अगर मैं बात करूं पिछले एक दो अटेम्प्ट की, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए ये स्टैंडर्ड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टैंडर्ड के अंदर में जो क्वेश्चन आएगा उसकी संभावना है नियर अबाउट 99.9% प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जनरली इस स्टैंडर्ड पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बरोबर है। तो ये जो स्टैंडर्ड है बोरोइंग कॉस्ट, पहले इसका हिस्ट्री जियोग्राफी समझ लेते हैं, राइट। सो स्टैंडर्ड बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं। दिस स्टैंडर्ड मेरे साथ साथ सारी चीज लिखना, और इस स्टैंडर्ड के अंदर में जो भी एक फॉर्मेट है, इस स्टैंडर्ड में क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का एक जो ट्रिक है, एक तरीका है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देन इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड आप वो आराम से यूज कर पाओगे। एक बार अगर इस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, राइट, तो यू कैन अटेंड एनी कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू बोरोइंग कॉस्ट। तो अच्छे समझना, मेरे साथ साथ सारी चीजें लिखो, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे लिखवा करके देता हूं, है ना, और सभी ने मेरे साथ साथ में लिखना है। दिस स्टैंडर्ड, लिखो बेटा मेरे साथ साथ, दिस स्टैंडर्ड इज ऑन, ये हाथ से जो आप नोट्स लिख रहे हो ना, ये इतनी काम आने वाली है, लिखते लिखते आपकी सारी चीजें लर्न हो जाएगी। इज ऑन स्पेसिफिक एरिया कॉल्ड एज, बोलो बच्चों कौन सा एरिया है, कॉल्ड बोरोइंग बोरोइंग कॉस्ट। अब मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, बोरोइंग कॉस्ट यानी क्या। बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो, बोरोइंग कॉस्ट बोलते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट। आपने किसी से पैसे बोरो किए, तो बोरो किया तो उस बोरोइंग के लिए कॉस्ट क्या देते हो आप, इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर इशू किए तो कॉस्ट क्या देते हो, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर इशू किए तो बदले में कॉस्ट क्या जाती है, प्रेफरेंस डिविडेंड। डिबेंचर इशू किए तो कॉस्ट क्या जाती है, इंटरेस्ट। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली बात कर रहा है बोरोइंग कॉस्ट की। बोरोइंग कॉस्ट यूजुअली मींस, लिखो बेटा मेरे साथ साथ लिखो, मैं कहने के लिए बीसी बोल दूंगा, लेकिन आप पेपर में बीसी नहीं लिखोगे, पेपर में पूरा बोरोइंग कॉस्ट लिखना है ना। सो बोरोइंग कॉस्ट यूजुअली मींस, बोलो बच्चों क्या रहेगा आपका, इंटरेस्ट। बचपन से ये मालूम है, बट इसके अलावा भी काफी सारी बोरोइंग कॉस्ट है, इसके अलावा भी, बट देयर आर some other cost associated with the borrowings are also called as borrowing cost। सर और कौन सी एसोसिएटेड कॉस्ट है जरा बताना तो। जैसे आपको डिबेंचर इशू करना है, डिबेंचर के लिए बोरोइंग कॉस्ट है इंटरेस्ट, बट डिबेंचर इशू करने के लिए अंडर राइटर्स को कमीशन देना पड़ता है। डिबेंचर इशू करने के लिए आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, आरओसी चार्जेस देने पड़ते हैं, ये भी तो बेटा आपका बोरोइंग कॉस्ट ही है। आपने किसी बैंक से लोन लिया, उस लोन के ऊपर आपको लोगों को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट है। लेकिन आपने लोन लिया 10 करोड़ का और आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल, क्या 10 करोड़ रुपए आपको पहले ही दिन लगने वाले, नो। आपने 10 करोड़ का लोन सैंक्शन करवा लिया, लेकिन आप 10 करोड़ का लोन अभी नहीं ले रहे हो। आप बैंकर के पास गए, आपने बैंकर को बोला कि भैया बैंकर सुन, मुझे अभी सिर्फ 2 करोड़ का लोन चाहिए, बचे 8 करोड़ में बाद में लूंगा। बैंकर बोलेगा वाह बेटा ये तो शानेगिरी कर रहे हैं, लोन 10 करोड़ का, बैंकर ने रात को सपना देख लिया था मुझे अब कल से 10 करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। बैंकर ने सपना देख लिया, उसने इंटरेस्ट इनकम सोचना शुरू कर दिया, और आपने उसके सपने पे पानी फेर दिया। आपने बोला मुझे अभी सिर्फ 2 ही करोड़ चाहिए, बचे हुए 8 करोड़ में जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे लूंगा। तो बैंक आप होशियार तो बैंक डेढ़ होशियार। बैंक क्या करती है, बैंक बोलती है ठीक है, मतलब आप हमसे कमिटमेंट लेना चाह रहे हो कि अभी 2 करोड़ और 8 करोड़ हम आपको फ्यूचर में देंगे, ऐसा आपको हमसे कमिटमेंट चाहिए। आपने बोला हाँ, तो बैंक ने बोला ठीक है आपको कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा, इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो कमिटमेंट चार्जेस दो। बैंक तो पैसा लेकर रहेगी, तो वो कमिटमेंट चार्जेस भी बोरोइंग कॉस्ट है।
डिबेंचर्स के केस में अंडरराइटर्स का कमीशन, डिबेंचर्स अगर पब्लिक ने नहीं परचेज किए तो अंडरराइटर्स बोलते हैं डोंट वरी, इन द केस ऑफ अनसब्सक्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर्स बाय द पब्लिक वी विल परचेज द सेम एंड विल पे फॉर द सेम। सो इसके लिए अंडरराइटर्स कमीशन लेते हैं, तो अंडरराइटिंग कमीशन है, कमिटमेंट चार्जेस है, बैंक चार्जेस है, ये सब स्टैंप ड्यूटी चार्जेस है, ये सब बोरोइंग कॉस्ट की एग्जांपल है। यही तो है जो मैंने अभी बताया, अदर एसोसिएटेड कॉस्ट विद द बोरोइंग्स। ये बात समझ में आया सभी को? पक्की बात? डन। उसके बाद लिखो सारे बच्चे। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा बताओ तो जरा। टिल डेट, टिल डेट you have learned that interest charge to, इंटरेस्ट कहां चार्ज करते बेटा? चार्ज टू पीएनएल डेबिट। अब आप अभी तक आपने यही पढ़ा ना कि इंटरेस्ट हम लोग पीएनएल के डेबिट साइड में चार्ज करते हैं, बट ये स्टैंडर्ड अब आपको नई दुनिया दिखाएगा। बट sometime interest can be capitalized, but sometimes interest can be capitalized। ऐसा कौन बोल रहा है? AS16। सर कब कैपिटलाइज होगा? अरे उसी के लिए तो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, उसी के लिए तो देख रहे हैं। आज तक आप लोगों ने ये देखा इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट के अंदर में लिख दो, बट इन सम केसेस यू हैव टू ऐड द इंटरेस्ट अमाउंट टू द रिस्पेक्टिव एसेट, जिस एसेट के लिए आपने लोन लिया। अब वो कौन सी केसेस में इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सी केसेस में इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो ही तो हमें ये स्टैंडर्ड बताने वाला है, राइट? उसके बाद आगे लिखो, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं सम टाइम इट इज टू बी राइट ऑफ ओवर द पीरियड। आपने देखा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नीड टू बी राइट ऑफ ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। याद आए कुछ? Discount on issue of debenture need to be write off over the tenure of debenture. Discount or loss on issue of debenture need to be write off over the tenure or duration of the debenture. Or sometime it is to be write off over the period. Over the period. Example लिख लो, discount on issue of debenture। जो मैं बता रहा हूं ये कहीं कोई किताब में नहीं है भैया, किताब में डायरेक्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ है, बट इसका पहले हिस्ट्री नहीं समझा तो आपको और क्या समझ में आएगा? So in this accounting standard हमें ये पता चलेगा कि कब when treated as revenue expense and when to be capitalized। सो ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा बेसिकली। ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्राइमरी फोकस ऑफ दिस स्टैंडर्ड is to explain when to capitalize। ये स्टैंडर्ड ये नहीं बताता है कि कब रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करना है, ये स्टैंडर्ड ये बता देगा कि कब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है। और सर कब रेवेन्यू? अरे बाबा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है दैट मींस अदरवाइज बैलेंसिंग फिगर रेवेन्यू एक्सपेंस, अदरवाइज
otherwise treated as revenue expense, otherwise treated as revenue expense. क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है सभी को? पक्की बात? डन? आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते. लिख लिया बेटा सभी ने? स्क्रॉल करो. जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा एक बार बताओ. चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते. अब ध्यान से देखना. इस स्टैंडर्ड का स्कोप बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दो. स्कोप से पहले इसका स्कोप थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है, समझना कहां कहां एप्लीकेबल नहीं है. एक्चुअल और imputed cost of owners fund not covered here. सर क्या चीज है बताता हूं. जैसे ध्यान से सुनना. एक ओनर ने धंधा शुरू किया, उस बिजनेस के अंदर में उसने 10 लाख रुपए लगाए, बरोबर है. अब उसने 10 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए. अब वो सोच रहा है काश ये 10 लाख रुपीस की मैं एफडी करता तो मुझे साल का 5% के हिसाब से 50,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता, जो कि ये पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया तो मैंने क्या खो दिया. 50,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया ना, दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 50,000 का इंटरेस्ट जो कॉस्ट लग गया, जो मिलने वाला था इंटरेस्ट, जो कि अब नहीं मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई. तो ऐसे अपॉर्चुनिटी और इंप्यूटेड कॉस्ट के लिए ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है. उसके बाद सिंस, क्यों ऐसा? सिंस दिस स्टैंडर्ड is applied only to actual borrowing cost. बरोबर है? एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट. और भी आगे कुछ बातें बोली है, समझना. डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, opportunity cost, opportunity cost, dividend on preference shares, ये सब not a borrowing cost. ध्यान रखना. but if you have, ध्यान से सुनना प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, if you have treated preference shares as a liability, बराबर है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, then and only then dividend on such preference shares be treated as, बोलो बच्चों, borrowing cost. सर बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग तो लिख करके दे दो. बोला तो था अभी, बोरोइंग कॉस्ट बेसिकली कौन सी कॉस्ट है? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट associated with the borrowing or in connection with the borrowing of funds. It includes interest charges, commitment charges, yes or no, है ना. काफी सारी कॉस्ट है. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं हम लोग उसको. चलो मैं लिख करके दे देता हूं. लिखो, लिखो बेटा. बोरोइंग कॉस्ट आर, या बोरोइंग कॉस्ट includes बोलो बेटा, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred
ऐसा लिखता हूं, ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट incurred in connection with the borrowings of funds. Also includes interest and commitment charges. कमिटमेंट चार्जेस के बारे में मैंने अभी बताया था, आपने बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया, लेकिन आपने बैंकर को बोला अभी मुझे 2 करोड़ दो, 8 करोड़ फ्यूचर में देना। बैंक बोल रही अच्छा मुझसे फ्यूचर का कमिटमेंट लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए कमिटमेंट चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद आगे amortization of discount or premium on issue of debentures। उसके बाद amortization of ancillary cost। सर ये एंसिलियरी कॉस्ट क्या होती है? देखो यहां लिख लेता हूं, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। आप लोग प्रोफेशनल फीस लोगे ना लोन दिलवा के लेने के लिए, वो भी तो एंसिलियरी कॉस्ट है। प्रोफेशनल फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लीगल फीस, है ना, अंडरराइटर्स फीस, ये सारी एंसिलियरी कॉस्ट है। एंसिलियरी कॉस्ट incurred for arrangements of borrowings। और एक और लिख लो, वैसे आगे एक स्टैंडर्ड में देखेंगे, दूसरे स्टैंडर्ड का पार्ट है, फाइनेंस चार्जेस अंडर फाइनेंस लीज। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं, AS19 का पार्ट है। फाइनेंस चार्जेस अंडर फाइनेंस लीज AS19 के अंदर में देखेंगे। लिखा बेटा सभी ने? सारे बच्चे डन, ऑल सेट? एक और लिख लो, कॉस्ट एक्सचेंज डिफरेंस। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक्सचेंज डिफरेंस to the extent they are regarded as adjustment to interest cost। क्या समझा है लास्ट वाला पॉइंट? कुछ नहीं, और सबसे काम का पॉइंट यही है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। ध्यान से सुनना, यही है सबसे काम का मुद्दा जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको कैसे समझाऊं, कोई तो एग्जाम्पल पैदा करना पड़ेगा इस चीज के लिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देना चाहिए था इसके लिए एग्जाम्पल, बट ठीक है, आ जाओ। बहुत काम का मुद्दा है। एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज
इंटरेस्ट कॉस्ट। समझो जरा इस बात को, ये क्या चीज है। जैसे मान लो बच्चों, बहुत काम का मुद्दा है, हाँ? एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, आए तो इसके ऊपर आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाकी ऊपर के पॉइंट तो इजी है, साफ साफ शब्दों में दिए, यहाँ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है और बच्चे इस पॉइंट को पढ़ के बस छोड़ देते हैं, है ना। सो समझो, जैसे मान लो आप सभी लोग इतना तो जानते हैं ना बच्चों कि आउट ऑफ इंडिया से अगर आप कहीं से लोन लेते हो तो लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज कम्पेयर टू इंडिया जनरली यूएस में, दुबई में, है ना, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के कंपैरिजन में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है। चलो मैं आपको समझाने के लिए यूएस का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, है ना, यूएस से कहीं से लोन लिया कैलिफोर्निया की एक बैंक है, मैंने वहां से लोन लिया। लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। भारत से अगर मैं सेम लोन लेता तो मुझे मिलता 10% पे, तो इंटरेस्ट सेविंग हो गया वहां पे। टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट और एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट की वहां पे सेविंग का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो मान लो मैं 10 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ, इंडिया से लिया रहता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। बताओ इंडिया में ब्याज कितना देना पड़ता था, दिया नहीं, देना पड़ता था। इफ आई कुड, if I could, then I have to pay the interest at the rate 10%। इंडिया से अगर लेता तो 10 लाख पे 10%, 1 लाख। लेकिन सेम मैंने लोन लिया अमेरिका से, देखो ये वाला पॉइंट नहीं तो मैं लिख करके छोड़ देता था, बट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अमेरिका से लोन लिया एट द रेट 6%। बोलो बेटा 10 लाख का रुपीज मैंने वहां से डॉलर में लिया होगा, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, तो कितने रुपीज मैंने लिए होंगे, 10 लाख के हिसाब से लिया होगा। तो 10 लाख का 6% कितना हुआ, 60,000। ओहो, इंडिया से लेता तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट लगता, वहां से लिया तो 60,000 का लगा। बोलो सेविंग इन इंटरेस्ट कितना हुआ, 40,000। अब ध्यान देना, अब गेम यहां शुरू होता है। 40,000 का इंटरेस्ट सेविंग हो गया। अब जब मैं लोन रीपे करने जाऊंगा, डोंट वरी, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं सब लिखवा के दूंगा एग्जांपल में, क्योंकि पेपर में आता है इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी सिर्फ समझ लो। हाँ, कितने का सेविंग हो गया था, 40,000 का। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं वो लोन रीपे करूंगा तो यूएस के बैंक को मुझे रुपए देना या डॉलर। यूएस की बैंक है, वो बोलेगी भैया हमने डॉलर दिया था, मुझे डॉलर ही दो। और जिस दिन मैं लोन रीपे करने जाऊंगा अगर उस दिन डॉलर का रेट बढ़ गया तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और मान लो वो जो एक्सचेंज डिफरेंस है, एक्सचेंज लॉस जो है वो हो गया मान लो 50,000 का। एक्सचेंज लॉस कितने का हो गया, 50,000। डॉलर बढ़ गया, देखो डॉलर का रेट 100 रुपए टच हो जाएगा, डॉलर बढ़ गया तो उस वजह से मुझे 50,000 का एक्सचेंज लॉस हो गया। सेविंग कितना हुआ था इंटरेस्ट में, 40,000, और एक्सचेंज लॉस कितने का हो गया, 50,000 का। तो वही तो पॉइंट है, ये एक्सचेंज डिफरेंस आया 50,000 का। एक्सचेंज डिफरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट, 50,000 में से इंटरेस्ट सेविंग कितना था, 40, तो अप टू 40,000 बोरोइंग कॉस्ट। सर बचाओ 10,000 पीएनएल में डाल देंगे। कुछ बच्चों को नहीं समझा, रुको मैं एग्जांपल लिख करके बताता हूं, ध्यान से देखना, बहुत काम का पॉइंट है, यही पॉइंट है समझने लायक स्टैंडर्ड में। देखो ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड की खास बात आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी, कंपनी borrows borrow from यूएस का कोई तो बैंक था, फॉरेन बैंक। क्यों वहां से बोरो किया, सिंस इंटरेस्ट रेट वहां के कितने, वेरी लो, इसलिए उसने वहां से बोरो कर लिया, बराबर है। बट एक तकलीफ है, वो आपको रुपए देगा यूएस का बैंक, की डॉलर देगा, ऑब्वियसली डॉलर है, यूएस वाला बैंक क्यों रुपए देगा आपको। बट बोरोइंग्स was in foreign currency, therefore at the time of repayment of above loan
need to repay in the same foreign currency. So उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी बाय करना होगा. So therefore there may be exchange gain और exchange loss. गेन हुआ तो कोई बात नहीं, गेन की अकाउंटिंग नहीं करना है क्योंकि वो नोशनल गेन है. समझ में आया क्या? पर लॉस हुआ तो so if there is exchange loss it will be treated as, देखो यही तो पॉइंट लिखा था ऊपर में, एक्सचेंज डिफरेंस मींस यहां पे एक्सचेंज डिफरेंस मतलब लॉस हो गया, डॉलर महंगा हो गया. इट exchange loss, it will be treated as borrowing cost, but to the extent of interest saved. सो आप एक्सचेंज लॉस को बोरोइंग कॉस्ट ट्रीट करोगे, बट टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट सेव्ड, उससे ज्यादा नहीं. इस चीज के लिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, एग्जांपल लेता हूं. जब तक आप नंबर्स और फिगर्स नहीं देखते आपके अंदर में उत्साह एनर्जी नहीं आती है. एक फिगर लेकर के बताता हूं, सेम चीज मैंने लिख करके बता दी. पहले मैंने बोला, फिर मैंने सेम चीज लिखा. अब इस चीज के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. टेक वन एग्जाम्पल, लिखो मेरे साथ साथ. टेक वन एग्जाम्पल लिखो. मैं यहां लिख रहा हूं, बोरोइंग्स इन फॉरेन करेंसी. आपको समझाने के लिए 1 लाख अमाउंट 1 लाख ले लेते. 1 लाख बोरोइंग कितना है बेटा फॉरेन करेंसी में? 1 लाख रुपीस. फॉरेन करेंसी में बोरो किया था, लेकिन बाद में हमने कन्वर्ट करा लिया क्योंकि हमें लोन इंडिया में यूज करना है, तो इंडिया में डॉलर थोड़ी चलेगा. हमने 1 लाख कन्वर्ट करवा लिया, है ना. उसके बाद हेलो then at the time of repayment of loan, comma, due to high rate of foreign currency, you have incurred exchange loss. आपको exchange loss हो गया of rupees 15,000, of rupees 15,000, and because of low interest rate in foreign country, you have saved interest of rupees, आपको समझाने के लिए 10,000. सो आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, सो इंडिया के कंपैरिजन में वहां के लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा तो आपने 15,000 बचा लिए.
लेकिन एक जगह आपके लग गए। आप जब लोन वापस कर रहे थे तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया, सॉरी इंटरेस्ट बचा लिया 15,000 और फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया, इंटरेस्ट बचा लिया 10,000 और फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया 15,000 का। डोंट वरी, अपोजिट केस भी ले लूंगा। सो आपने इंटरेस्ट तो बचा लिया 10,000 का, क्योंकि फॉरेन करेंसी भी लोन लिया, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। लेकिन जब लोन रीपे करने गए तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ गया। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया आपने? 15,000। सो भैया देयरफॉर कैन आई से हियर एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस कितना है बच्चों बताओ तो? 15,000। सो ये एक्सचेंज लॉस बोरोइंग कॉस्ट रहेगा क्या? यस, बट कितना? ट्रीट सच exchange loss as borrowing cost till the amount of interest saved, that is 10,000, and balancing figure कितना है बच्चों बताओ? 15,000, 5,000। इसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा? बैलेंस एक्सचेंज लॉस विल बी ट्रीटेड एज पर, इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 11, और वो स्टैंडर्ड 11 यूजुअली क्या बोलता है? जनरली यूजुअली पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर करने बोलता है। हो गया, यही पॉइंट था लास्ट वाला। क्लियर? अब इसी के अंदर में एक अपोजिट केस ले लेता हूं। इफ इंटरेस्ट सेव्ड 15,000 एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया 10,000, देन एक्सचेंज लॉस 10,000 ये बोरोइंग कॉस्ट रहेगा टिल इंटरेस्ट सेव्ड। लेकिन इंटरेस्ट सेव तो बोरोइंग कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो यहां पे लिमिट हो जाएगी कितना? 10,000 बोरोइंग कॉस्ट। बैलेंसिंग फिगर 5,000 का कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू। अरे बाबा ये नोशनल फायदा है, नोशनल फायदे की कभी अकाउंटिंग करते हैं क्या? दैट्स इट, गेम ओवर। इसके ऊपर हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे in the next lecture. Thank you so much guys, love you all, take care, bye bye. हाँ कहाँ पे? हाँ वहां पे। हाँ ये क्या बोले? 50 में से 50,000 का एक्सचेंज लॉस था, 40,000 का इंटरेस्ट सेव्ड है, तो 40,000 ही बोरिंग कॉस्ट रहेगा, बचा हुआ 10,000 पीएनएल में डाल देंगे। मतलब कैसा बोल रहा है? फिगर को तो एक्चुअल में मत ले, वो तो मैंने मन से फिगर लिया। हाँ डन। यहां तक सारे बच्चे साथ में? अबे कुछ तो कीड़ा गया क्या अंदर? चलो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।